गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज हम बात करेंगे जो हमारा सिख जो स्टेट है, यानी क्षेत्रीय पावर की हम बात कर रहे थे, रीजनल स्टेट की हम बात कर रहे थे। और रीजनल स्टेट में हमने जो हैदराबाद है और मैसूर है, उन दो स्टेटों की बात की थी। देन हम इस लेक्चर में बात करेंगे पंजाब की, और पंजाब भी था, वो भी क्या था, क्षेत्रीय जो आपके स्टेट थे, यानी रीजनल जो स्टेट थे, उसमें महत्वपूर्ण जो स्थान था वो आपका पंजाब का था। और दोस्तों, आप देखोगे कि पंजाब भी क्या है आपका, पंजाब जो है उसमें दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हम हमें इस रीजनल स्टेट के बारे में जाननी है। पहला तो ये जानेंगे इसमें कि जो सिख जो धर्म है उसके अंदर आपके 10 आपके क्या हुए, गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए। हम 10 गुरुओं को जानेंगे कि आपके सिख जो धर्म है, यानी सिख जो है, इसके अंदर आपके 10 जो गुरु हुए हैं, तो उस गुरुओं को जानेंगे। देन हम इसके अंदर जानेंगे कि आपके किस प्रकार से जो सिख जो आपके स्टेट है, वो सिख स्टेट किस प्रकार से आपका एक धार्मिक से आपका राजनीति में कन्वर्ट होता है। क्योंकि जब आप गुरु नानक को पढ़ेंगे दोस्तों, पहले हम जो पहले जो सिख गुरु है जिसने स्थापना की थी, वो सिख गुरु आपके गुरु नानक है, जो पूरी तरह से आपकी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। और आप देखेंगे किस प्रकार से आपका पांचवें जब गुरु आते हैं, तो पांचवें गुरु आते आते ये जो चीजें हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी पॉलिटिकल में। जो आपका धर्म है उस धार्मिक से आपकी किस में हो जाती है, रिलीजन से आपकी पॉलिटिकल में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये पॉलिटिकल में आपके कन्वर्ट होती है दोस्तों, तो धीरे धीरे पांचवें गुरु के बाद में आप देखेंगे कि पूरी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में ये चली जाती है। और जो आपका 10वां जो गुरु होता है, अंतिम गुरु, उसके बाद कोई गुरु जो परंपरा है वो आपकी खत्म हो जाती है। वहां पे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर। और ये बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो है, ये सिख जो आपका स्टेट है, इस सिख स्टेट की एक शक्ति जो है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और देन बंदा बहादुर जो है उसको भी मार दिया जाता है। अब जब बंदा बहादुर की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, तो वहां पे फिर क्या हो जाता है कि एक विकेंद्रीकरण आ जाती है कि छोटे छोटे जो लोग थे, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं था दोस्तों। अगर उस समय कुछ ऐसी रीजनल पावर्स जो है वो साथ में चल रही थी, जैसे अफगान जो है वो भी साथ में चल रहे थे, उसी टाइम पीरियड में आप देखोगे कि भारत के अंदर जो विदेशी आक्रमण है वो भी आपका होता है। इसी टाइम पे आप देखोगे कि जाट जो है, वो जाट भी किसके पक्ष में, आपके अंग्रेजों के पक्ष में है। और बंदा बहादुर के साथ में भी समाज जो था, वो सारा समाज बंदा बहादुर के साथ में नहीं था। सिख समाज कुछ वर्ग थे वो साथ में थे, कुछ वर्ग जो है वो विरोध में थे। देन एक ऐसा शून्य वहां पर स्थापित होता है, एक शून्यता वहां पे स्थापित होती है, क्रिएट होती है, जिससे क्या होता है कि आपका बंदा बहादुर जो है उसके मरने के बाद काफी कुछ जो है परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। वहां पे मिसलें स्थापित होती है, जिस 12 मिसलों की हम बात करेंगे। जो 12 हमारी मिसलें जो है, वो 12 मिसलों की बात करेंगे। ये मिसलें स्थापित होती है, और इस मिसल में आपकी सबसे महत्वपूर्ण होती है सुखचेरिया, सुखचेरिया मिसल। और इसी सुखचेरिया मिसल का जो है बाद में आपका रणजीत सिंह जो है वो आते हैं। और इसी रणजीत सिंह जो है, ये बाद में अंग्रेजों का, अंग्रेजी जो साम्राज्य है उसको काफी जो है उसको एक्सपेंड करने का काम करते हैं यहाँ पे। और जब ये एक्सपेंड करने का काम करते हैं रणजीत सिंह, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र जो है खड़ग सिंह वो आते हैं। और जैसे ही खड़ग सिंह आते हैं तो अल्पवेशक होते हैं, और जब अल्पवेशक वो होते हैं तो उसके बाद रानी दीदा जो है वो शासन करती है। और रानी दीदा को भी आपका आरोप लगा के और अंग्रेजों द्वारा जो है पंजाब यानी सिख स्टेट को हड़प लिया जाता है। तो ये पूरी जो सिनेरियो था, पूरी जो कहानी थी, मैंने आपको ब्रीफ में बताई है। डिटेल में हम अभी इस पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों देखिए कि सिख जो है वो किस प्रकार से एक धार्मिक साम्राज्य से आपका राजनीतिक साम्राज्य बनता है। और कह सकते हैं कि उत्तरी और पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण जो स्टेट है वो क्या था, आपका सिख स्टेट था। और वो सिख स्टेट किस तरह से भारतीय, आधुनिक भारतीय राजनीति में जो अंग्रेज है उनको प्रभावित करता है।
यहाँ तक कि भारत के बाहर अफगानिस्तान तक का जो इलाका है, उस पूरे इलाके को वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। और आप देखेंगे कि इसी के क्रम में फिर आगे जाके जो आंगल और जो सिख आपके विद्रोह होते हैं वो इसी रीजन को होते हैं, क्योंकि अंग्रेज भी चाहते हैं कि भारत का जो रणजीत सिंह के टाइम में कि भारत में जो सिख साम्राज्य है वो इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो कि आने वाले दिनों में वो जो इंग्लिश है उनके लिए ही चुनौती बन जाए आपका। तो इसलिए उनके बीच में आंगल और सिख जो युद्ध होते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। ये लेक्चर जो है ये काफी बड़ा आपका चैप्टर है, इसलिए हो सकता है इसको हम 2 लेक्चर के अंदर या 3 लेक्चर के अंदर इसको जो है समेटने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी हम डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे ताकि कोई भी एग्जाम हमारा हो उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है इसके बाहर से नहीं आए। देखिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हम सिख जो है उसके बारे में। सिख राज्य जो है, सिख क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप जानते हो कि 4 भारत के अंदर संप्रदाय माने गए हैं। तो इसी संप्रदाय में जो सिख जाति के जो या सिख संप्रदाय संप्रदाय कह सकते हैं, जाति नहीं, सिख जो संप्रदाय है उस संप्रदाय को मानने वालों का जो स्टेट था जो पंजाब, यानी 5 नदियों से बना हुआ क्षेत्र पंजाब, यानी 5 नदियों के बीच में जो बना हुआ यानी पंजाब, यानी 5 नदियों के दोआब वाला जो क्षेत्र, 5 नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र था उसे पंजाब कहा जाता है। तो आब क्या होता है कि 2 नदियों के बीच की भूमि होती है, तो पंज आब मीन्स 5 नदियों के बीच की भूमि वाला जो क्षेत्र था उसे पंजाब कहा जाता था। अब दोस्तों, सिख जो धर्म है, इस सिख धर्म की संस्थापना करने वाले कौन थे, आपके गुरु नानक देव थे। हम सभी जानते हैं ये गुरु नानक देव थे, और यही गुरु नानक देव क्या है कि सिख धर्म के पहले आपके प्रवर्तक माने जाते हैं, या सिख धर्म की स्थापना करने का श्रेय जो है यही गुरु नानक को दिया जाता है। अब ये गुरु नानक जो है वो सिख धर्म की स्थापना करते हैं, और इनका जन्म रावी नदी के तट पे आधुनिक ननकाना साहिब, जो अब क्या है पाकिस्तान में दोस्तों स्थित है, वहां के तलवंडी नामक स्थान पे खत्री जो कुल है उस कुल में 15 अप्रैल 1469 को होता है। तो ये चैप्टर जो है वो हमारी हेल्प करेगा, जो हमारे धार्मिक आंदोलन है उसमें भी जब सिख की बात करेंगे तो दोबारा से हमारा रिपीट होगा वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे भी पढ़ेंगे वहां पे भी दोबारा से रिपीट करेंगे इसको। तो 1469 में इनका जन्म होता है। इनके पिता का जो नाम है दोस्तों वो कालू जी था, माता का नाम तृप्ता देवी था, नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था, और नानक द्वारा देश में की गई यात्रा को उदासी कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उदासी जो है वो किसको कहा जाता है। तो गुरु नानक जो देश में घूम घूम के जो यात्राएं की थी, इस यात्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों, उदासी कहा जाता है। तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना जो है वो रहती है। आप देखिए कि इस उदासी जो है वो किसका शब्द आपका पंजाबी भाषा का है। इसको इनको कालीबेन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दूसरा इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो किस नदी के किनारे हुआ था, तो कालीबेन नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इनके उपदेश जो उन्होंने दिए थे, घूम घूम के जो उपदेश दिए थे, इन उपदेशों को गुरु अर्जन गुरु अर्जन जो है उस गुरु अर्जुन ने जप्पू जी नामक जो है उसमें संकलित किया था। तो इनका उपदेश जो है संकलित उपदेश है उसको क्या कहते हैं, जप्पू जी। ये किसके दोस्तों, गुरु नानक के है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब गुरु नानक जो है दोस्तों वो आपके पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति जो है उसको कर्म जैसे कर्म करता है वैसा उसका जन्म होता है, इस सिद्धांत में भी ये विश्वास रखते थे। 1539 में इनमें करतारपुर डेरा बाबा जो है वहां पे इनका निधन हो जाता है, और इनके बाद सेकंड जो इनका शिष्य बनता है लहना, सेकंड जो गुरु बनता है लहना, और इस सेकंड गुरु को लहना इसका नाम था, लेकिन बाद में इसको गुरु अंगद भी कहा गया था। अब हम गुरु नानक के विषय में जान गए, उसमें एक महत्वपूर्ण आपका उदासी था, जो उनके घूम घूम के यात्राएं की गई थी, उनका संकलन जो था वो जप्पू जी था, उनका जन्म है वो ननकाना साहब में हुआ था। उन्होंने पुनर्जन्म और आपके कर्म का जो सिद्धांत था उनको मान्यता दी थी। ये महत्वपूर्ण जो बातें थी वो गुरु नानक के संबंध में थी। अब आ जाइए आप, अब इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसके जो आपके समकालीन थे वो समकालीन आपके कौन थे, तो कबीरदास इसके समकालीन थे दोस्तों, और इनके बाबर समकालीन थे। बाबर के विषय में इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी बाबर वाणी, इस बाबर वाणी नामक रचना में इन्होंने बाबर के बारे में बताया कि भारत में उस समय बाबर जो था
वो उसके समय में जानकारी हमें बाबरवाणी से मिलती है। अब सिख धर्म के जो 10 गुरु हुए थे दोस्तों, उसको ब्रीफ में हम जान लेते हैं एक बार कि पहले गुरु कौन हुए थे आपके। पहले गुरु हुए थे आपके गुरु नानक देव, जिनका कालक्रम था 1469 से 1539 तक। दूसरा इनका शिष्य गुरु अंगद, और ये है 1539 से आपका 1552। तीसरा गुरु अमरनाथ 1552 से 1576। चौथा गुरु रामदास 1576 से 1581 तक का इनका कालक्रम था। पांचवा गुरु अर्जन देव 1581 से 1600, और यहीं से जो है क्या होती है, एक राजनीति की शुरुआत होती है। जो धार्मिक दृष्टिकोण था, इस धार्मिक दृष्टिकोण में चेंज जो है वो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ से अलग है और यहाँ से आपका अलग दिखाई देगा। इन गुरु अर्जन देव का शिष्य जो थे गुरु हरगोविंद, जो 1606 से 1644, गुरु हर्षराय 1644 से 1661 तक रहे, गुरु हरि किशन 1661 से 64 तक, तेग बहादुर 1665 से 75 तक, और गोविंद सिंह जो सबसे लास्ट 10वें गुरु थे 1675 से 1708 तक। और इस 10वें गुरु के बाद में हम देखेंगे कि बंदा बहादुर जो है वो उसको ये क्या करते हैं, पंजाब भेजते हैं, ये खुद बिहार में होते हैं और पंजाब भेजते हैं, और पंजाब में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का काम जो है वो उनको दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि 1469 से लेके और 1707 तक इनके 10 गुरु होते हैं जिनका कालक्रम है। दूसरा आता है दोस्तों गुरु अंगद, और गुरु अंगद जो है वो क्या है कि इस गुरु नानक का शिष्य था। गुरु नानक जो थे उनका शिष्य था, इसको गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। और इनका प्रारंभिक जो नाम था वो लहना था। इनका प्रारंभिक यानी वास्तविक जो नाम था वो लहना था, बाद में इनको गुरु अंगद कहा जाने लगा। गुरु गद्दी का निर्माण इन्होंने किया था, और गुरु नानक ने एक गश्त चलाई थी। और आप जानते भी दोस्तों कि प्रत्येक गुरुद्वारे के अंदर लंगर चलाया जाता है, यानी जो खाना पीना है उसकी व्यवस्था प्रत्येक गुरुद्वारे के अंदर फ्री में सिख समुदाय द्वारा की जाती है या सिख पंथ द्वारा की जाती है। इस व्यवस्था को गुरु नानक ने चलाया था, लेकिन इसको स्थायी रूप जो है वो किसने दिया था, गुरु अंगद ने दिया था। इसी गुरु अंगद ने गुरुमुखी जो लिपि है उसका निर्माण किया था। गुरु अंगद है उसकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि हम देखेंगे जब 5 आपके गुरु अर्जन देव तक 5 जो आपके गुरु होंगे, वहां तक कोई राजनीति में उनकी विशेष रुचि नहीं है। और जैसे ही सिक्स आएगा तो सिक्स के बाद में या 5वें के बाद में आपकी जैसे गुरु अर्जन देव है, वहां से राजनीति में या पॉलिटिकल जो है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। यद्यपि बिलग्राम का एक युद्ध होता है दोस्तों, और इसमें शेरशाह से परास्त होता है, शेरशाह सूरी से आपका हुमायूं। और जब हुमायूं परास्त होता है तो वो गुरु अंगद के पास आता है, गुरु अंगद से भेंट करता है। बस राजनीति की बात जो है गुरु अंगद के संबंध में इतनी सी ही हमें पुस्तकों में मिलती है। तीसरा जो आता है दोस्तों गुरु अमरदास। ये गुरु अंगद के उत्तराधिकारी और अमरदास थे। ये वैष्णव धर्म अनुयायी थे, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। गोहिंदवाल में अपनी जो गद्दी है वो स्थापित की, और सिख धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो इन्होंने किया था। इन्होंने कुल 22 गद्दी जो है उसका निर्माण किया, और प्रत्येक गद्दी पर एक धर्म प्रचारक यानी एक महंत की नियुक्ति इस तीसरे आपके गुरु ने की थी। सिखों के लिए एक विवाह पद्धति जिसे लवन कहा जाता है दोस्तों, इस लवन को प्रारंभ किसने किया था, इसी तीसरे गुरु ने किया था। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिन्हें आदि ग्रंथ कहा जाता है। इनके अब इनको माना जाए कि किस मुगल काल के संबंध में है, तो आप कालक्रम से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अकबर जो है उसके समकालीन थे। अकबर के काल में आपके तीसरे गुरु हुए थे। अब चौथे आते हैं दोस्तों, वो आता है गुरु रामदास आपका। फोर्थ नंबर जो है गुरु रामदास, ये अमरदास का क्या था, शिष्य था, और दामाद रामदास को दामाद भी था और शिष्य भी था। इसको चौथा जो है आपका गुरु बनाया जाता है, और ये भी अकबर का समकालीन था। कहा जाता है अकबर ने इस गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन जो है वो दान में दी थी, ऐसा माना जाता है। इसी ने अमृतसर शहर जो है वो दोस्तों, जो सिखों का एक महत्वपूर्ण शहर है अमृतसर, इसी अमृतसर की जो शहर जो है वो किसने बताया था, रामदास ने। और गुरु रामदास के अनुयायी जो है उसको रामदासी संज्ञा प्रदान की गई थी। तो इसके महत्वपूर्ण बात करें तो केवल इसमें जो अमृतसर शहर है उसको इसने बसाया था, इसके साथ साथ अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दी थी। इतना सा जो दोस्तों है ये इनके विषय में।
अब इन्होंने अपने तीसरे पुत्र यानी अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गरु पद को जो है पैतृक बना दिया। ये महत्वपूर्ण है कि किस आपके गरु के काल से जो एक गरु परंपरा थी वो पैतृक परंपरा में चेंज हो गई, तो वो दोस्तों गुरु रामदास के टाइम से है। अब नेक्स्ट देखिए आप, जो पांचवा है आपका गुरु अर्जन देव, जिसका कालक्रम 1581 से 1606 है। ये पांचवे सिख गुरु अर्जुन देव रामदास के ही पुत्र थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका था, चौथा जो गुरु रामदास था उससे एक परंपरा जो चली थी दोस्तों, उसमें क्या हुआ था कि ये पूरी की पूरी तरह से आपकी पैतृक हो गई कि पिता होगा, पिता के बाद उसका बेटा होगा, हो सकता है पहला बेटा हो, सबसे बड़ा बेटा हो, या बीच वाला हो, या छोटा हो, लेकिन होगा क्या, उसका बेटा ही होगा। इसको सच्चे बादशाह की उपाधि दी गई है, इसको सच्चा बादशाह कहा गया है। अमृतसर के मध्य हरि मंदिर साहिब जो है यानी स्वर्ण मंदिर, इस स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, हरि मंदिर है। और इस हरि मंदिर का निर्माण कराने वाला कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे, तो आपके पांचवें गुरु के रूप में जाने जाते। इन्होंने कादरी संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत मियां भीर जो है, इसने भी इसका निर्माण जो है, इसमें शिलान्यास जो है वो इसने किया था कादरी संप्रदाय के। इसके अलावा इन्होंने तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर नामक शहर जो है वो बसाए थे। निर्माण कार्य के लिए नियमित धन एकत्रित करने वाले अनुयायी जो थे उसको रामदासी कहा गया था। कि अब निर्माण कार्य आपके मंदिर बनाने, आपका शहर बनाना है, तो वहां पे क्या था, चंदा इकट्ठा करना था, और चंदे इकट्ठे करने वाले को रामदासी कहा जाता था। कुछ लोग इसे मसंद भी कहते हैं रामदासियों को, कुछ इसको मेवरा भी कहते हैं। अर्जुन देव जो है उसने अपने अनुयायियों से अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेने लगे। अब वो क्या लेने लगे, जो टैक्स सिस्टम है दोस्तों, वो टैक्स सिस्टम किसने चालू किया था, इसी गुरु अर्जन देव ने चालू किया था। और वो टैक्स सिस्टम किस प्रकार का था, आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ था, धर्म से जुड़ा हुआ जो टैक्स है वो पहली बार इन्होंने स्टार्ट किया था आपका। जो टैक्स सिस्टम है दोस्तों, अब ये टैक्स सिस्टम इन्होंने लागू कर दिया, और उन्होंने आज्ञा दी कि 1/10 जो 10वां भाग है वो टैक्स के रूप में आपसे लिया जाएगा। अब दोस्तों इन्होंने देखिए, इन्होंने, अगर इनकी बात कर रहा था, मैं पॉलिटिकल की बात कर रहा था कि पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो यहां से होगा, तो जहांगीर के विद्रोही पुत्र था खुसरो। अब खुसरो जो क्या है, अर्जुन देव के पास में आता है, और अर्जुन देव उसको आशीर्वाद देते हैं और कुछ आर्थिक सहायता भी देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि खुसरो की सहायता करके वो जहांगीर के खिलाफ एक जो है आपका एनवायरमेंट तैयार करने की कोशिश जो है उन्होंने की। और इसीलिए मैंने कहा था कि जो पांचवा आपका गुरु है, वहां से आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आपको इस सिख स्टेट में या सिख संप्रदाय में आपको दिखाई देगा। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जहांगीर जो है वो इसको कठोर यातनाएं देते हैं और 1606 में बंदी गृह में गुरु अर्जुन देव को मार देते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे इनको मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं मुगलों के प्रति जो सिख संप्रदाय है, वो सिख संप्रदाय की सोच या उसकी जो एक दृष्टि है वो चेंज हो जाती है पूरी तरह से। उसके बाद आते हैं दोस्तों गुरु हरगोविंद। हरगोविंद जो है वो सिखों को राज सत्ता यानी राजनीति की बातें करने लगते हैं, उसके प्रतीकों को धारण करने की व्यवस्था करते हैं कि राज सत्ता यानी आप क्या करें, राज करें, सिख जो स्टेट है उस पर राज करें। और उन्होंने ही 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त वंगा का निर्माण कराया था, जिस पर बैठ के वो अपने अनुयायी जो थे उससे मिला करते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने अर्थात एक राजा की तरह जो है व्यवहार करने, राजा की तरह जो व्यवहार है उसकी शुरुआत किसने की थी, गुरु हरगोविंद ने की थी। उन्होंने सैनिक भावना जो है वो सिखों में पैदा की, उन्होंने शिक्षा की भावना जो है वो सिखों में पैदा की, शस्त्र जो धारण करने की भावना जो है वो इन्होंने बताई थी पहली गुरु हो हरगोविंद ने। इन्होंने सिख जो जाति थी या सिख जो धर्म के लोग थे, सिख जो पंथ के लोग थे, उनको एक तरह से सैनिक के रूप में तैयार करने का काम किसने किया था दोस्तों, गुरु हरगोविंद ने किया था। मुगल सत्ता से भी इनका क्या होता है, आपका मुगल सत्ता से इनका संघर्ष चलता रहता है। और उन्होंने अपने पिता यानी पिता के 2.5 लाख जुर्माने की राशि न देने के कारण 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में इनको भी कैद रखा जाता है।
और कश्मीर के कीर्तपुर नामक नगर में इन्होंने बसाया था और वहीं पे 1644 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों गरु हर राय, जो 1644 से लेके 1661 तक है। गरु हर राय जो है वो शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार में दारा सिखों के पक्ष में थे, तो ये भी राजनीति में भाग लेते हैं। दारा सिखों उत्तराधिकारी के युद्ध में पराजित होने के बाद गरु हर राय से मिला था और इसी कारण औरंगजेब जो सुल्तान बना दोस्तों, तो उसने उसको गुरु हर राय जो है उनको दिल्ली बुलाया कि आप दिल्ली जो है वहां पे आइए, और किंतु गुरु जो है स्वयं ने जाकर अपने पुत्र राम राय को भेजता है, जिससे शाहजहां जो है वो नाराज हो जाता है, अपना अपमान समझता है और हर राय जो है हर राय जो है उसको कहीं ना कहीं वो एक सजा देता है। और इसके बाद क्या होता है कि गुरु हर राय के आदर्श जो है उसके विरुद्ध था। राम राय दिल्ली पहुंचता है और औरंगजेब को प्रसन्न करने हेतु कुछ ऐसा कार्य किया जो गुरु हर राय के विरुद्ध था। यानी हर राय जो है वो नहीं चाहता था कि औरंगजेब के पक्ष में करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किए, लेकिन उसके पुत्र ने ऐसा कार्य किया और इससे नाराज हो गए गुरु हर राय। इस कारण उसने अपने बड़े बेटे को नहीं बना के अपने छोटे पुत्र यानी हरकिशन जो है उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। नेक्स्ट आते 1661 से 64। गुरु हरि किशन जो है वो राम राय के भाई थे और राम राय जो था वो औरंगजेब के दरबार में गया था, लेकिन औरंगजेब के दरबार में उसने औरंगजेब की एक तरह से अधीनता स्वीकार करने की बात की थी, जिसके कारण उसके छोटे भाई जो है गुरु हरि किशन उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। और इनके बीच दोनों भाइयों के बीच में गद्दी को लेकर विवाद भी था और हरि किशन की मृत्यु जो है शीघ्र ही हो गई। इसके बाद राम राय जो है वो अपनी अलग गद्दी स्थापित की और इनके जो अनुयायी होते हैं उसको राम राय के नाम से जानते हैं। गुरु तेग बहादुर दोस्तों, इसमें असम जो है असम में एक गुरु टीला इनके नाम से बनवाया गया है, गुरु तेग बहादुर के नाम से। इन्होंने अपनी गद्दी जो है माखोवाल अमृतसर में बनाई थी और उत्तराधिकारी के विवाद के कारण गद्दी के 22 दावेदार जो है इनके काल में खड़े हो गए थे। ये औरंगजेब की जो नीति थी उसका दोस्तों मुखर विरोधी था और कश्मीर के गवर्नर की बर्बर कार्रवाई की इसने आलोचना की। मुगलों के विरुद्ध उन्होंने करतारपुर का युद्ध लड़ा था और 1643 में औरंगजेब इन्हें गिरफ्तार कर लेता है और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। इनकार करने पर उनकी हत्या जो है वो करवा दी जाती है और इन्हीं की याद में गुरु तेग बहादुर की याद में दोस्तों दिल्ली जो है वहां पे आपका शीशगंज गुरुद्वारा है वो इसकी याद में बनवाया गया है। इसी प्रकार से आनंदपुर जो शहर है वो इन्होंने बनवाया था। इसके बाद आता है दोस्तों गुरु गोविंद। गुरु गोविंद जो है वो क्या है कि इनका जन्म बिहार में होता है और ये सिख धर्म के 10वें सबसे लास्ट होते हैं। इनके बाद इसको नियुक्त करेंगे ये जिसको बंदा बहादुर, जिसकी बात अभी हम आगे करेंगे। ये इनका जन्म जो है बिहार के पटना में हुआ और सिखों के 10वें गुरु माने गए, यानी अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को माना गया। प्रथम गुरु गुरु नानक थे आपके। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब परिणित करने के लिए 1699 में दलाली की। सुपत आदि जो ग्रंथ, एक सुपत और एक ग्रंथ जो है इसको 10म पातशाह का ग्रंथ की संज्ञा से पुनः संकलित इन्होंने करवाया और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सैनिक संप्रदाय जो है, यानी सिखों को सैनिक संप्रदाय, एक अलग संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की दोस्तों, जिसको खालसा संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो ये खालसा जो है, ये खालसा कहां से आया था? इसी 10वें गुरु यानी गोविंद जो है इन्होंने बनाया था। और किस लिए बनाया था इन्होंने कि जो सैनिक जो है, सैनिक संप्रदाय में उन्होंने सिखों को परिवर्तित कर दिया और जो सैनिक टाइप के जो सिख थे, जो संप्रदाय था, उसको हम खालसा संप्रदाय के नाम से जानते हैं। सिखों के लिए इन्होंने पांच जो इनके चिन्ह माने जाते हैं, जो इनको धारण करने होते हैं, 5 जो होते हैं वो, यानी ककार इनको कहा जाता है, जिसमें एक केस होता है कि बड़ा सा वो अपने बाल रखते हैं। कच्छा पहनना जो है, केस कच्छा, और एक कंगा वो हर समय अपने पास रखते हैं, कड़ा रखते हैं और कृपाण जो है एक छोटी सी तलवार के रूप में होती है वो रखते हैं। तो ये 5 कंकार धारण करने की बात जो है वो किसने कही थी? गुरु गोविंद ने कही थी, जो सिखों के लास्ट थे। दोस्तों इसने, गुरु गोविंद सिंह जी ने पाहोड़ा नामक स्थान जो है इसकी स्थापना की थी
और वहीं पे ये सैनिकों को प्रशिक्षण देते थे, सैनिकों को लड़ाकू बनाते थे, ताकि मुगल जो है उनका सामना किया जा सके, मुगलों के साथ में आपका युद्ध किया जा सके। इसमें देखिए इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों की सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने हेतु लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केशगढ़ के किले जो है, किले भी इसने बनवाए थे। 80,000 सैनिकों की खालसा सेना इन्होंने तैयार की थी। इनका मुगलों के साथ जो है वो तनावपूर्ण संबंध था, तो पूरी तरह से एक राजा के रूप में किसने काम किया था, इन्हीं 10वें गुरु ने किया था। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान अजीम खान ने उनकी हत्या कर दी, और गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो हिंदी, संस्कृत और आपके फारसी के अग्रणी थे। इन्होंने पुरुष पुरुष जो है इसमें सिंह लगता है और महिला में आपका कौर लगता है नाम के आगे। इसी सिंह और कौर की स्थापना, यानी सिंह और कौर का प्रचलन जो है वो इन्हीं 10वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के अंदर किया था, कि जो आपका मैन होगा उसके साथ में सिंह लगेगा, और जो वुमेन होगी उसके साथ में आपका कौर लगेगा। ये टाइटल नेम है। और इन्होंने कहा था कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों का भारत से मिटा दूंगा। ऐसा वाक्य जो है ये किसका है, ये सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव का है। तो बहुत महत्वपूर्ण जो काम है वो सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। अब हमें ध्यान में हो दोस्तों कि गुरु अर्जुन देव जो है, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख जो है वो, सॉरी गुरु गोविंद सिंह थे, मैं अर्जुन देव बोल रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह जो है, उन गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख जो है वो राजनीतिक ताकत बन गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया। उन्होंने खालसा जो है, उस खालसा संप्रदाय यानी खालसा एक सैनिक जो है, उन सैनिकों को 80,000 सैनिकों की एक सेना का निर्माण किया था। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद गोविंद सिंह जो है उसके पुत्र बहादुर शाह का साथ दिया। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को 5,000 गजात और 5,000 का सवार जो है मनसब भी प्रदान किया। और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है गोविंद सिंह जी की 10वें की, तो उसके बाद से सिख जो आपका पंथ है, यानी सिख जो धर्म है, इस धर्म के अंदर, इस रिलीजन के अंदर आपकी गुरु जो परंपरा है वो खत्म हो जाती है। और इसके बाद आता है दोस्तों बंदा बहादुर। इसका कालक्रम होता है आपका 1708 से, हमने देखा था 1469 से लेके 1707 तक सिखों के 10 गुरु होते हैं। जो आपके 5 पहले गुरु होते, 4 जो पहले गुरु होते हैं उसमें धार्मिक जो है उससे संबंधित उनके काम थे। गुरु अर्जुन देव 5वें आते हैं, और जैसे ही 5वें आते हैं तो वो राजनीति यानी पॉलिटिकल में भाग लेते हैं। और उसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10 जो है, और 10 जो है वो पूरी तरह से आपके किस में होते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी जो लास्ट होते हैं वो आपके पूरी तरह से राजनीति जो है उसमें प्रभावित होते हैं। पूरी तरह से वो एक तरह से मुगलों का सामना करने की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों 1707 जो है वो लास्ट होता है उनका। 1708 से लेकर 16 तक आपका एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है बंदा बहादुर। जिसका क्या नाम होता है दोस्तों, बंदा बहादुर। और इन्होंने भी सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके काम किए थे। आप देखिएगा कि मैं आपको मैप के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ब्रिटिश नियंत्रण के अंदर 18वीं सदी यानी 1701 से हमारी जो चालू होती है उससे लेकर 1799 तक की जो होती है वो 18वीं सदी के अंदर आती है। और ये पूरा कालक्रम जो 1708 और 1716 की बात कर रही है ये भी कहाँ पे आएगा, आपका 18वीं सदी के अंदर ही आएगा। अब ये मैप जो है, ये मैप आप देखिए कि यहाँ पे अलग अलग आपके क्षेत्रीय जो शक्तियां है वो मैं दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हैदराबाद जो है, यहाँ पे मैसूर है दोस्तों, यहाँ पे त्रावणकोर जो है ये है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे आप तो बंगाल है, यहाँ पे अवध है, यहाँ पे आपका राजपूत है। ये सब क्या है, आपकी क्षेत्रीय शक्ति है, रीजनल पावर है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे सिख है। और आप देख पा रहे होंगे कि भारत जो है उसके बाहर भी इसका क्षेत्र जो है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। भारत जो है इसके बाहर भी आपको क्षेत्र जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। इसका रीजन ये है कि हम देखते हैं कि उस टाइम में जब हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की, तो उस टाइम में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो प्रांत हुआ करते थे या पाकिस्तान जो हुआ करते थे वो भारतीय जो उपमहाद्वीप थे उसके हिस्से थे। तो इसलिए ये लाहौर जो है, यहाँ पे लाहौर आप कहाँ पे, पाकिस्तान में, लेकिन ये लाहौर के ऊपर आपका सिख जो स्टेट है वो रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। तो ये सिख है।
ये यहाँ पे मराठास, तो ये पूरा मैप आपको डिस्प्ले कर रहा है कि किस तरीके से भारत के अंदर जो क्षेत्रीय जो शक्तियां थी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, आपकी सभी जगह 18वीं शताब्दी में ऐसा माहौल था, ऐसा एनवायरमेंट था जहां पे आपकी क्षेत्रीय शक्तियां विद्यमान थी। इसी टाइम पीरियड में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है बंदा बहादुर। ये बंदा बहादुर, इसकी बात करूं तो 1708 से लेकर 16 तक इसका कालक्रम था। बंदा बहादुर जो था, इसके बचपन का नाम दोस्तों लक्ष्मण देव था। इनका जन्म 1670 में कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी नामक गांव में होता है। तो इनका जन्म कहाँ पे होता है? इनका जन्म कश्मीर में होता है, पुंछ राजौरी में इनका जन्म होता है 1670 में। इनका एक अन्य नाम जो था वो माधव दास था। इनको माधव दास यानी बंदा बहादुर जो था, इसका एक अन्य नाम क्या था? पहला इनका नाम था माधव दास और बाद में इनका बंदा बहादुर किया जाता। और ये वैरागी था क्योंकि आरंभ में वैरागी स्वभाव का था। इसको, इसका जो असली नाम था दोस्तों माधव राव बैरागी कहा जाता था इनको, क्योंकि ये बैरागी है, बैरागी जो था उस टाइप का ये व्यक्ति था, इसलिए इसको बैरागी कहा गया था। अब युवावस्था में वो क्या करते हैं कि अपने घर को छोड़ देते हैं और दक्षिणी जो भारत है उसकी तरफ चल देते हैं। और दक्षिणी जो भारत है उसमें महाराष्ट्र जो स्टेट है उसके नांदेड़ नामक स्थान पे इनकी मुलाकात होती है गुरु गोविंद सिंह, जो आपके सिखों के अंतिम यानी 10वें गुरु थे। तो कुछ चीजें इसमें आप देखिए, अभी तक जो जाना है कि बंदा बहादुर जो है उसका जन्म 1670 में आपका कश्मीर के अंदर राजौरी और पुंछ में पुंछ पुंछ जो जिला है, पुंछ जिले के राजौरी में, राजौरी नामक गांव में हुआ था। ये वैरागी थे, माधवराव वैरागी इनका असली नाम था। बाद में इनको इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने इनको नाम दिया था बंदा बहादुर। और ये आपके घर छोड़ के चले जाते हैं महाराष्ट्र में यानी दक्षिणी भारत में, और जहां पे इनकी मुलाकात होती है आपके सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी से। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी से इनकी मुलाकात होती है तो गुरु के प्रति वो क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं, उनके विचारों से आपके प्रभावित हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के विचारों से वो प्रभावित हो जाते हैं और अपने आप को गुरु के बंदे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अपने आप को गुरु के बंदे यानी गुरु के अनुयायी के रूप में वहां पे प्रस्तुत करते हैं। इसी टाइम पे इनका नाम जो है वो माधव राव बैरागी से क्या हो जाता है? बंदा बहादुर हो जाता है। बंदा बहादुर जो है इनका नाम हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी इनको एक टास्क देते हैं दोस्तों, एक काम देते हैं कि आप जो है वो सिखों का राजनीतिक नेतृत्व करें। आप देखिए राजनीतिक, इन्होंने धार्मिक की बात नहीं की है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना है, आपको क्या करना है? राजनीतिक नेतृत्व है वो आपको करना है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो आपको करना है। और इसके बाद इनको पंजाब भेज दिया जाता है। महाराष्ट्र से ये कहाँ पे आ जाते हैं? महाराष्ट्र नांदेड़ से ये कहाँ पे आते हैं दोस्तों? आपका पंजाब में आते हैं। और इनका नाम जो है वो यहाँ पे भेजा, तब इनका नाम हुआ गुरु बख्श, कि जिसको गुरु ने बख्श दिया है, यानी इसका नाम कर दिया अब गुरु बख्श। गुरु बख्श नाम करके इनको कहाँ पे? महाराष्ट्र के नांदेड़ से इनको पंजाब में दोस्तों भेज दिया जाता है। और इस प्रकार से सिखों का प्रथम जो राजनीतिक नेता है वो कौन होगा? गुरु बख्श यानी बंदा बहादुर। और इन्होंने सिख राज्य की स्थापना की और उसको मूर्त रूप प्रदान करने का पूरा पूरा प्रयास इन्होंने किया था, यानी बंदा बहादुर। अब दोस्तों देखिए, बंदा बहादुर जो है उन्होंने पंजाब के सिख लोग थे, उनको वहां के किसान लोग थे, उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन्होंने मुगलों के साथ में 1707 से लेके और 1715 तक, इसका जो कालक्रम है वो क्या है? 1707 से लेके 1716 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन्होंने 1707 से लेके 1715 यानी 8 वर्ष तक इन्होंने मुगलों के साथ में अच्छी तरह से आपका संघर्ष किया और अपने सैन्य बल के द्वारा इन्होंने सर हिंद के सूबेदार यानी वजीर खान को पराजित करके 28 परगने जो है उनपे अपना अधिकार कर लिया और वहां पे गुरु नानक और गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए। तो एक तरह से देखती है, जब सिक्के चलाई जाती हैं, जब मुद्रा चलाई जाती है, तो आप जानते हो कहीं ना कहीं एक शासक जो होता है
मान्यता प्राप्त एक शासक होता है वही ऐसा करता है। तो बंदा बहादुर ने इनके नाम के सिक्के चलाए, तो कहीं ना कहीं बंदा बहादुर जो था वो एक शासक के रूप में उस टाइम पीरियड में 1707 से 1715 तक आपका काम कर रहा था। बंदा बहादुर जो है इन्होंने इसकी मुहर बनवाई। बंदा बहादुर जो है इन्होंने वाहे गुरु जी खालसा के स्थान पे फतेह दर्शन जो है वो नारा था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि फतेह दर्शन नारा जो है वो कहाँ पे आया। ये वाहे गुरु जी खालसा के स्थान पे जो है ये बंदा बहादुर ने इसको रिपीट किया था, इसको रिप्लेस किया था। 1710 आते आते बहादुर शाह जो है वो पंजाब की ओर बढ़ा और उन्होंने सिख विद्रोह को कुचलने में वो असफल होता है। 1710 में आपका बहादुर शाह आता है दिल्ली से, लेकिन वो इसके विद्रोह को कुचल नहीं पाता है, असफल हो जाता है। और 1713 में जब परकुशियर जो है ये तख्त पे बैठा तो उसने अब्बू समद खां को लाहौर का फौजदार नियुक्त किया। 1713 में दोस्तों देखिए मुगलों की ओर से परकुशियर जब गद्दी पे बैठता है तो उसने अब्बू समद खां को लाहौर का फौजदार नियुक्त किया और उसे सिख जो विद्रोह था जो बंदा बहादुर के नेतृत्व में चल रहा था उसको कुचलने का आदेश वहां पे देता है। अब देखिए जब सिख पंथ अंदरूनी झगड़ों के कारण बंदा बहादुर की शक्ति भी कुछ सीमा तक कम हो गई थी। जब ये 1713 है तो 1760 से लेके तो वो अच्छी तरह से 1712 तक आपका काम कर रहा था। लेकिन 1713 आते आते क्या हुआ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे के सारे जो किसान थे, सारे के सारे जो सिख थे, वो बंदा बहादुर की तरफ नहीं थे। जो निम्न वर्ग था वो बंदा बहादुर की तरफ था, बंदा बहादुर की सहायता कर रहा था, उनको अपना नेता मान रहा था। लेकिन कुछ उच्च वर्ग के किसान थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग के जो सिख लोग थे, वो बंदा बहादुर की सहायता नहीं करते थे। वो किसकी अंदरूनी रूप से वो किसकी कर रहे थे, अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। इस कारण से इस टाइम पीरियड पे 1713 में आपके बंदा बहादुर जो है उसकी शक्ति क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है। बंदा बहादुर जो है उसकी शक्ति आपकी कमजोर पड़ जाती है। और बंदा बहादुर में यहाँ पे कुछ जाट लोग भी है, जाट जमींदार जो है वो भी क्या होते हैं, अंग्रेजों की तरफ होते हैं। जिसमें अगर उदाहरण के लिए देखें तो आगरा का जो चूड़ामन जाट है वो इसका उदाहरण है कि वो आपके अंग्रेजों के पक्ष में था, वो बंदा बहादुर के पक्ष में नहीं था। अब इसी प्रकार से 1710 में भी इससे पहले आपके खत्तरी व्यापारी जो है वो विद्रोह करते हैं। और वो विद्रोह क्यों करते हैं कि खत्तरी व्यापारी ये चाहते हैं कि जो आपका पंजाब राज्य है उसमें अगर शांति व्यवस्था स्थापित होगी तो हमारा जो व्यापार है वो अच्छी तरह से चलेगा। क्योंकि वो ट्रेड के लिए एक दूसरे स्थान पे जाते थे, तो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था जो है उनके लिए अनिवार्य थी। तो वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पक्ष में थे, बंदा बहादुर से आपके नाराज थे, इनके विद्रोह से नाराज थे। और बंदा बहादुर जो है इन्होंने इजारीदारी यानी माल गुजारी जो है वो पंजाब में लागू की थी मुगलों ने जो इजारीदारी और जो आपके माल गुजारी है यानी टैक्स सिस्टम जो लागू किया था ताकि बंदा बहादुर जो है उसकी स्थिति क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। उससे जो खत्तरी व्यापारी थे वो परेशान थे, उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इसी कारण से वो आपके इस बंदा बहादुर से नाराज थे और अंदरूनी अंदरूनी में वो किसके पक्ष में थे, उनके पक्ष में थे। अब 1715 आते आते दोस्तों, आप 1715 आते आते अबू समद जो आपका प्रकुशियर का जो सूबेदार, जिसका लाहौर का सूबेदार प्रकुशियर ने बनाया था, वो क्या करता है, इसको बंदा बहादुर को कमजोर कर देता है। 1715 में बंदा बहादुर जो है वो आपका आत्मसमर्पण कर देता है इस अबू समद के सामने। अब जैसे ही अबू समद के सामने वो आत्मसमर्पण करता है उसको पकड़ लिया जाता है और दिल्ली ले जाकर 1716 में बंदा बहादुर प्लस में उसके जितने भी दोस्त थे या उसके साथी लोग थे उन सबको क्या कर दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, 1716 में जब उसको फांसी पे लटकाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि पंजाब जो था उसमें एकदम से आपकी राजनीतिक शून्यता पैदा हो। राजनीतिक जो शक्ति है वो एकदम से खत्म नहीं हुई वहां पे। और वो जो राजनीतिक शक्ति है वहां पे ऐसी स्थिति बनी कि वहां पे कोई भी जो व्यक्ति है वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि उस टाइम पे बंदा बहादुर का जो साम्राज्य था उस साम्राज्य को वो चला सके, उसका नेतृत्व है कर सके। जब बंदा बहादुर की मृत्यु होती है तो सिख जो दल था वो आपके दो गुटों में बंट जाता है। पहला बंदई यानी बंदा बहादुर का समर्थन करने वाले, और तत खालसा जो बंदा बहादुर को नहीं मानते थे। ऐसे सिख को तत खालसा कहा जाता है।
अब ये तख्त खालसा जो थे वो क्या थे, कट्टर सिख थे। इन सिखों ने पुनः आपके जो तख्त खालसा है, इस खालसा को भी आपके आगे डिवाइड कर दिया है। तख्त खालसा कौन से थे, जो बंदा बहादुर के पक्ष में नहीं थे, यानी बंदा बहादुर के विचार नहीं मानते थे, वो जो सिख थे उनको तख्त खालसा कहा गया। और बंदई उनको कहा गया जो बंदा बहादुर के विचारों से प्रभावित थे, उनकी बताई हुई बातें वो मानते थे, उनके अनुसार चलते थे। अब तख्त खालसा जो है, इन्होंने सरबत खालसा और दूसरा जो है इन्होंने गुरुमता, इन प्रथाओं का जो है सरबत खालसा और गुरुमता जो प्रथा है, इनका प्रचलन किया। अब दोस्तों देखिए आप कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद 1726 में जो पंजाब के मुगल सूबेदार होता है जकारिया खान, इसने फैजलपुर के कपूर सिंह जो है, कपूर सिंह को जमींदार नवाब के रूप में यहाँ पे मान्यता दी कि आप जो है कपूर सिंह को जमींदार नवाब के रूप में मान्यता दी थी। 1748 आते आते कपूर सिंह ने पृथक पृथक जत्थों में बटे हुए जो आपके सिख समुदाय थे, उन सिख समुदाय को इकट्ठा किया 1748 में। कपूर सिंह जो है वो क्या था, एक जमींदार था, और इस जमींदार ने 1753 में आपके जो सिख समुदाय थे, जैसे आपने देखा था खालसा था, बंदई था, और इसके अलावा भी कई भागों में आपके बटे हुए थे, उस सब को क्या किया, एक जगह इकट्ठा किया, और एक जगह इकट्ठा करके इन्होंने एक पंथ का स्थापना की जिसे खालसा पंथ कहा जाता है। और स्थापना नहीं, इसकी स्थापना तो पहले हो चुकी थी, लेकिन इसका नेतृत्व जो है वो इन्होंने किया, या खालसा पंथ है उसकी स्थापना की, और इसके नेता जो थे वो कपूर सिंह थे। कपूर सिंह जो है इसने एक खालसा पंथ की स्थापना की, और उसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था, वहां पे नेतृत्व जो है वो जस्सा सिंह आलूवालिया ने किया था। 1753 में ये जो खालसा पंथ है, खालसा संगठन दोस्तों, इसने एक टैक्स सिस्टम वहां पे लागू कर दिया। अब खालसा जो है, खालसा पंथ, इसने एक टैक्स सिस्टम लागू कर दिया जिसे राखी टैक्स के नाम से जानते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार आता है कि पंजाब जो स्टेट है उसके अंदर राखी क्या थी। तो राखी एक टैक्स था जिसको खालसा पंथ जो है इन्होंने लागू किया था, और सिखों ने 1764 में आपकी पंजाब से अफगान आक्रमणकारियों के प्रभाव को समाप्त कर 1763-64 में क्या होता है कि अफगान जो लोग थे वो अफगान कहाँ पे आक्रमण करते हैं, आपके पंजाब में, और इन्होंने उस समय पंजाब के जो सिख थे उन्होंने देग तेग और फतेह मुद्रा लेख युक्त चांदी के जो सिक्के हैं वो चलाए और अफगानों को वहां से भगा दिया। लेकिन एक केंद्रीय नेतृत्व के न होने के बावजूद सिख जो बागियों के घुमक्कड़ दस्तों ने उत्तर भारत में शाही नियंत्रण की समाप्ति का लाभ उठाकर जकारिया खान के प्रयासों के बावजूद जो अपने पिता अब्बू समद खां के बाद लाहौर का मुगल फौजदार बना, अपनी स्वतंत्रता जताती। दोस्तों देखिए वहां पे अब्बू समद जो है वो क्या करता है, बंदा बहादुर को 1716 में उसको मृत्यु देता है, यानी फांसी देता है। उसके बाद उसका पुत्र होता है अब्बू समद का जकारिया खां, और जकारिया खां क्या करता है, वहां पे जो आपका नेतृत्व करने का प्रयास करता है, और लाहौर का वो सूबेदार होता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि जैसे ही बंदा बहादुर की मृत्यु होती है दोस्तों, तो केंद्रीय शक्ति है वो पंजाब में नहीं है। अब केंद्रीय शक्ति पंजाब में नहीं है तो आपका इस स्थिति का लाभ उठाते हैं, और लाभ उठा के, और ये जो कुछ जो बागी सिख थे, यानी घुमक्कड़ जो दस्ते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपके घूमते रहते थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र मानने की कोशिश की, या उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र है वो घोषित कर दिया जकारिया खान के टाइम में। अब यहाँ पे अफगान जो आक्रमणकारी है अहमद शाह अब्दाली, वो भी पंजाब को अपने अधीन लाने का असफल उसने प्रयास किया। अब अहमद शाह अब्दाली है वो आता है, वो पंजाब को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करता है, लेकिन उसका प्रयास जो है वो सफल नहीं होता, और उसके सूबेदार जल्दी ही खदेड़ दिए गए थे। सितंबर 1761 में दोस्तों क्या होता है कि सतलज से सिंध नदी और पंजाब के एक लंबे चौड़े भाग पे सिखों का कब्जा होता है। तो 1761 में वो 1715 के बाद में दोबारा से जो सिख जो शक्ति थी, वो शक्ति क्या हो जाती है, उसमें आपकी बढ़ोतरी होती है, उसमें आपकी क्या होती है,
बढ़ोतरी होती है। और 1765 में अब्दाली स्वयं पंजाब आया, लेकिन जल्दी ही वो क्या हुआ कि बिना लड़ाई करे वापिस काबुल की ओर चला गया। तो इस प्रकार से जो भारतीय रंगमंच था उससे अब्दाली के हटने के बाद जो सिख थे उन्होंने पंजाब में अपनी राजनीतिक जो शक्ति थी उसको 1765 के बाद में और ज्यादा उसको बढ़ा लिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपके ध्यान में रखने वाली एक बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी जो संभावना है वो आपकी है कि राजनीतिक सत्ता जो है फिर से ये सिख स्थापित कर लेते हैं 1765 के आसपास, लेकिन इस सिख शासन व्यवस्था में शक्ति का क्षितिज वितरण जो है वो उस समय होता है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि शक्ति जो है उसका वितरण दो तरह से होता है। अगर आपकी शक्ति जो है उसका वितरण दो तरह से होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल जो होता है इसे क्षैतिज वितरण कहा जाता है और ये वर्टिकल जो होता है इसे लंबवत कहा जाता है। और ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इस चरण में शासन व्यवस्था जो है उसका क्षैतिज वितरण आपका हुआ है। ये आप शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक प्लासी टू पार्टीशन जो है उसमें उन्होंने इसको डिफाइन किया है दोस्तों। हो सकता है और पुस्तकों में आपको नहीं मिले ये बात। तो उन्होंने कहा कि इस समय जब आपकी बिल्कुल आपकी जो पंजाब है वहां पे सिख जो शक्ति है उन्होंने 1765 में अपनी स्थिति जो है वो अच्छी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहां की जो शक्ति थी वो क्या थी, क्षितिज थी। मतलब ये अगर ऐसे होती शक्ति तो लंबवत होती, लेकिन ऐसे थी मतलब कि ये जो अगर कोई यहाँ पे जो सिख है, ये सिख है, ये सिख है, ये सिख है, इन्होंने एक छोटे छोटे जो पार्ट थे उन पे अपना कब्जा कर लिया। मैंने जैसे आप बात करेंगे हम जब राजपूत काल पढ़ेंगे तो जो सामंत व्यवस्था थी, सामंतों ने अपने अपने क्षेत्रों में किया, वैसे यहाँ पे सिख जो थे, घुमक्कड़ जो सिख थे या जो एक तरह से बंदा बहादुर के जो विरोधी सिख थे, उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता तो स्थापित कर ली, लेकिन उनका एरिया जो था वो बिल्कुल छोटा छोटा एरिया था। ऐसे छोटे छोटे एरिया जो थे उसमें कर दिया। ऐसे नहीं कि बड़ा कोई एरिया था या बड़ा जो पंजाब पे एक किसी शक्ति का केंद्रीय शक्ति थी नहीं वहां पे, लंबवत भी नहीं थी कि कोई नीचे वाला जो है शासक वो आपके ऊपर वाले शासक के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा भी नहीं है। वहां पे क्या था आपका क्षितिज शक्ति थी, यानी हॉरिजॉन्टल जो शक्ति थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे हमें दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है यूजीसी नेट इसको यहाँ से पूछ ले कि जब आपकी बंदा बहादुर के बाद जब पंजाब में सिख जो शक्ति है उसकी स्थापना हुई, लेकिन उसका विस्तार किस तरह का था, हॉरिजॉन्टल था या वर्टिकल था, तो आपको ध्यान में रखना है हॉरिजॉन्टल टाइप का था। अब देखिए दोस्तों कि अब ये जीतते हैं, इनकी विजय में हर सदस्य के योगदान की प्रकृति के आधार पर उसके सदस्यों में बांट दिया जाता था। कि मैंने आपको बताया था जब हॉरिजॉन्टल होगी तो जैसे ही कोई भाग जीतता तो उस व्यक्ति की प्रकृति किस प्रकार की थी, उसका जो है कितना रोल था, उसके हिसाब से उस क्षेत्र को यहाँ पे बांट दिया जाता था। कि सबसे बड़ा जो भाग है वो किसको दिया जाता था, मिसल के प्रमुख को दिया जाता था। और लेकिन सबसे नीचे के सिपाही को एक पट्टी यानी जमीन का एक भाग जो है वो मिलता था। अब मिसल जो थी, मिसल का मुखिया होता था, हर एक मिसल का आप देखेंगे जब मिसल पढ़ेंगे हम 12 मिसल, तो इसका मुखिया होता था, वो बड़ा भाग लेता था। लेकिन सबसे नीचे एक सिपाही जो होता था मिसल का, वो सिपाही को एक छोटा सा भाग जो है वो आपका दिया जाता ताकि वो क्या कर सके, एक भागीदारी के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कर जो है हो सकता था। इसका उपयोग जो है वो ये अपना उपयोग अलग कर सकता था, ये अपना उपयोग जो है वो अलग कर सकता था। इस प्रकार इलाकों पे कब्जा करने वाली मिसलों की संख्या जो है वो 1770 में 60 बताई गई है। जबकि मुख्य मिसलों की अगर बात करें हम दोस्तों तो हमें 12 मिसल जो है वो हम इस सिख साम्राज्य यानी सिख स्टेट के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन बताते हैं कि 1770 में 60 से अधिक जो है ये मिसलें थी। इस मिसल में सबसे ऊपर जो था वो खालसा अर्थात एक चयनित नेता होता था और कभी कभी मिसलें आपस में मिल जाती थी। दो या दो से अधिक मिसलें हैं वो क्या करती थी, कभी कभी उनमें कंबाइन हो जाती थी, मिल जाती थी। जैसे कि 1765 में अफगानों के खिलाफ मिल गई थी। लेकिन पंजाब में कुल मिला के राजनीतिक सत्ता इस काल में विकेंद्रीकृत ही रही, उसका क्षितिज वितरण अधिक रहा है।
मैंने पहले भी कहा था विकेंद्रीकृत है, कोई केंद्रीकृत नहीं था, उसका वितरण जो है वो क्या था, क्षैतिज था। और जब तक आपकी सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख रणजीत सिंह ने 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में कुछ अधिक केंद्रीकृत बनाने का प्रयास नहीं किया, यानी जब तक आप देखेंगे कि जब तक आपका बंदा बहादुर की मृत्यु से लेके और जो आपका इस रणजीत सिंह का आते हैं उसके बीच का जो कालक्रम था दोस्तों, वो क्या था, विकेंद्रीकृत था, वो केंद्रीकृत काल नहीं था आपका। और इसके साथ साथ उस कालक्रम में क्या था कि एक क्षैतिज शक्तियां जो थी उसका वितरण पाया जाता है। ये केंद्रीकृत व्यवस्था और वर्टिकल जो आएगा वो किसके बाद में आएगा, आपका इन्हीं जो रणजीत सिंह आएगा उनके काल में आएगा। अब दोस्तों देखिए हम 12 मिसलों की बात करते हैं। पहली मिसल आती है आपकी भंगी मिसल। भंगी मिसल जो है उसकी स्थापना सज्जा सिंह ने की थी और बाद में बन सिंह और हरि सिंह ने भंगी मिसल का नेतृत्व किया था। इसके केंद्र में क्या आते थे, अमृतसर जो है भंगी मिसल के अंडर में आता था, रावलपिंडी और मुल्तान जो आते थे। मिसल का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कुछ एक लोग होते थे जिसका प्रमुख जो मिसल का होता था वो खालसा होता था और इसके पास कुछ सैनिक होते थे और ये अलग अलग क्षेत्रों पे आपका अधिकार करते थे। नेक्स्ट जो है दोस्तों इसमें कि अहलूवालिया यानी जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में स्थापित हुई, जिसका प्रधान केंद्र आपका कपूरथला था। तीसरी रामगढ़िया, इसमें नंद सिंह संघानिया ने स्थापित किया और जस्सा सिंह रामगढ़िया ने इसका नेतृत्व किया और इसमें दीनानगर, जालंधर और बटाला जो है इसके अंडर में आते हैं। नकई यानी लाहौर के दक्षिण पश्चिम में नक्का के हरि सिंह द्वारा जो है वो स्थापित की गई थी। इसी प्रकार से कन्हैया यानी कान्हे के कच्छ के जय सिंह के नेतृत्व में किया गया। उलेवालिया यानी गुलाब सिंह और तारा सिंह के नेतृत्व में किया गया और इसके प्रमुख जो स्थान थे दोस्तों वो रावी सतलज के उत्तर पश्चिम में थे। निशान वालिया यानी इसका मुख्य संगत सिंह और मोहर सिंह थे। इसके मुख्य क्षेत्र अम्बाला, सतलुज और दक्षिणी पूर्व के इलाके थे। फैजलपुरिया यानी नवाब कपूर सिंह द्वारा ये स्थापित है, ये जालंधर और अमृतसर जिले में स्थित इस कैंडर में आते। करोड़ सिंह यानी पंचगाई के करोड़ सिंह द्वारा स्थापित, बाद में बघेल सिंह इसके मुखिया बनता है और कलिशिया के निकट यमुना के पश्चिम में होशियारपुर जिला जो है वो इस मिसल के अंडर में आपका आता है। शहीद जो है दोस्तों दीप सिंह इस मिसल के अगुआ थे और बाद में गुरु बख्श सिंह ने उत्तराधिकार किया और दमदमा साहिब और तलवंडी साबो जो है वो इस शहीद यानी 10वीं मिसल के अंडर में आपके आते थे। फुल्कियां यानी 11वीं मिसल है आपकी फुल्कियां, और इस फुल्कियां के अंडर में दोस्तों आपके नाबा, पटियाला, जिंद जो है वो आते थे। और इस जो फुल्कियां थी इसके 3 सरदार जो है वो मुख्य थे और ये 3 गुटों में आपकी बटी हुई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण आती है दोस्तों और यहीं से रिलेट करते हैं, यहीं से आपके बिलोंग करते हैं रंजीत सिंह। यहीं से आपके क्या करते हैं, रंजीत सिंह जो है वो आपका बिलोंग करते हैं दोस्तों। और ये जो मिसल है, ये जो मिसल है आपकी, ये कहलाती है सुकचर्या यानी सुकेरचर्या। और चड़त सिंह जो ने पूर्वजों के निवास ग्राम सुकरचक के नाम पे इसकी स्थापना की थी। तो इसका किसने की थी, चड़त सिंह ने, और सुकरचक जो गांव का नाम था उसके ऊपर इसको बनाया था। इसके अन्य नेता नवाब कपूर सिंह, जस्सा सिंह हेलवालिया थे और इसके प्रमुख क्षेत्र गुजरावाला और आसपास के इलाके थे। चड़त सिंह के पुत्र महासिंह ने अपने पिता के उत्तराधिकार को संभाला और उसके बाद उसके पुत्र शेरे पंजाब यानी रणजीत सिंह जो थे उन्होंने संभाला। तो ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि रणजीत सिंह जिस आपकी मिसल से बिलोंग करते हैं उसका नाम क्या है, सुकेर चकिया या सुकर चकिया उसका नाम है। जो एक गांव था सुकरचक उसके ऊपर पड़ा था। चड़त सिंह ने इसकी स्थापना की थी और सबसे लास्ट में रणजीत सिंह भी इससे में आते हैं। वो रणजीत सिंह जिसने पंजाब के अंदर आपकी आंगल और पंजाब के युद्ध भी हुए उनके बीच में और पंजाब में आपकी स्थापना भी की थी। दोस्तों देखिए मिसल क्या होता है, मिसल का संविधान जो है वो बड़ा सरल सा संविधान है दोस्तों। मिसल के सरदार के नीचे आपके पट्टीदार होते थे और जो अपने अनुयायियों के भरण पोषण के लिए सरदार के साथ गांव और भूमि जो है उसका प्रबंध करते थे। घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में दक्ष सरदार होते थे और पट्टीदार और उनके सहायकों की मुख्य योग्यताएं मानी जाती थी। मिसलों का रूप जो है वो गणतंत्रवादी था, यानी मिसल जो है वो किस प्रकार की थी, आपकी गणतंत्र थी। गणतंत्र का मतलब आप जानते हो कि जनता जो है वो अपने बीच से किसी को चुनती थी।
और ये क्या करते थे, मुख्य रूप से लूट करते थे, जीत करते थे, और सामग्री का जो 10वां भाग है वो सरदार के लिए नियत रहता था कि 10वां जो भाग है यानी 10 भाग कौन लेगा, सरदार लेगा, और एक भाग जो है वो बाकी के लोग उसमें लेंगे। तो ये इनके पहले से निर्धारित होता था। अब दोस्तों यहाँ पे सभी जो मिसल है इनके समूह दल को खालसा कहा जाता था, और वो गरु के नाम पे युद्ध करते थे। सरबत खालसा के नाम पे संधियां करते थे, और मिसलों की व्यापक समस्याओं पर पंथ की साधारण सभा द्वारा विचार किया जाता था। अमृतसर में वर्ष भर में आपकी 2 बार होती थी, बैसाखी और दिवाली के अवसरों पर ये मिसल बैठती थी, और गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में बहुमत से गुरु मत पारित करके निर्णय लिया जाता था। न्याय बहुत जल्दी होता था, और कानून और व्यवस्था कायम रखने का उत्तराधिकारी जो होता था वो छोटे सरदारों पे था, और न्याय की व्यवस्था पंचायतों के माध्यम से होती। पंचायतों के विरुद्ध निर्णय सुनने का अधिकार जो है वो किसको होता था दोस्तों, इन्हीं मिसलों को होता था। आपके ये मिसल क्या करती थी, पंचायत के विरुद्ध भी उनका न्याय है वो आपकी सुनती थी। और बहुत कम पंथ या साधारण सभा में जो है वो अपील की जाती थी। यहाँ मृत्यु दंड का विधान जो है वो मिसलों में नहीं था दोस्तों। चोरियों के मामले में इनके फैसले जो है वो फैसले देती थी, और इस प्रकार से मिसल जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाती है। दोस्तों अब मिसलों की हमने बात की, अब पंजाब के अंदर आपके रंजीत सिंह आते हैं, और उन्हीं रंजीत सिंह की बात करते हैं हम कि किस प्रकार से एक महान शासक रंजीत सिंह जो थे उन्होंने इनकी स्थापना जो है वो पंजाब के अंदर महत्वपूर्ण रोल निभाया था। देखिए दोस्तों, रंजीत सिंह जो है, महाराजा रंजीत सिंह, इनका जन्म जो है, महाराजा रंजीत सिंह जो है इनका जन्म आपका 13 नवंबर 1780 को होता है। 13 नवंबर 1780 को होता है। तो आप देखिए कि 1716 में आपकी मृत्यु होती है बंदा बहादुर की, मृत्यु होती है बंदा बहादुर की। और इसके बाद पंजाब में अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो वो 1780 में तो जन्म लेता है, लेकिन 1792 जो है वहां से इसका असली कालक्रम आपका चालू होता है। 1797 से इनका असली कालक्रम जो है वो चालू होता है। तो 1797 और 1717 यानी 80 ईयर तक पंजाब के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो पंजाब के सिखों को एक शक्तिशाली स्टेट के रूप में स्थापित कर सके। दोस्तों देखिए, ये सुकेर चकिया यानी पहले भी बताया आपको, सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में इनके पैदा होते हैं। और 1792 यानी जब ये 12 साल के थे तब क्या होता है, महासिंह जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये अल्पवयस्क थे, यानी 12 साल के थे दोस्तों, शासन करने के लायक नहीं थे। तो इनके कारण शासन के संचालन हेतु एक प्रति शासन परिषद का गठन किया जाता है, यानी काउंसिल ऑफ रेगेनी जो है, यानी प्रति शासन जो आपकी परिषद है उसका गठन किया जाता है। और उस गठन में इनकी एक तो माता होती है राजकौर, और इनकी सास होती है सदा कौर, और एक दीवान जो होता है उस समय लखपत राय। ये तीनों आपके उसमें शामिल होते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि प्रति शासन जो है वो परिषद का गठन कब होता है, 1792 में। किसके लिए होता है कि ये अल्पवयस्क होने के कारण शासन संचालन के लायक नहीं थे। इसी शासन संचालन के लिए इस प्रति शासन परिषद का गठन होता है, जिसमें एक तो इनकी माता राजकौर होती है, दूसरी इनकी सास जो है वो सदाकौर होती है दोस्तों, और तीसरा यहाँ का दीवान जो है लखपत राय होता है। तो इसकी जो है 1792 में इसको स्थापित किया जाता है। अब ये कुछ आपको पंजाब जो है अंडर 1823 और 1839 के आसपास का जो आपके रंजीत सिंह के कालक्रम का है वो मैंने आपको बताया है। और ये देखिए काफी लंबा चौड़ा जो एरिया है ये आपको दिखाई दे रहा है। काफी लंबा चौड़ा जो एरिया है वो आपको अफगानिस्तान जो है वहां से लेके और ये पाकिस्तान और आपका बलूचिस्तान वहां तक का ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो इसके कालक्रम में आपको दिखाई देगा। अब परिषद जो है वो दोस्तों 1792 से लेके 1797 तक का आपका क्या करती है, अच्छे तरीके से आपका काम जो है वो परिषद कर रही थी वहां पे 1792 से लेके 1797 तक।
आपका अच्छे तरीके से वो काम कर रही थी। 1797 में रंजीत सिंह जो है वो प्रतिस्थापन परिषद को हटा देते हैं या उसको एक तरह से निष्क्रिय कर देते हैं और पूरी की पूरी जो चीज है 1797 में अपने हाथ में ले लेते हैं। 1797 ईस्वी में रंजीत सिंह जो है वो रंजीत सिंह क्या करते हैं, यही रंजीत सिंह जो है वो शासन की बागडोर है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। अब 18 वर्ष की उम्र में ही अपने जो विजय अभियान है वो रंजीत सिंह चालू कर देते हैं। धीरे धीरे वो संपूर्ण पंजाब, कश्मीर, पेशावर यानी पाकिस्तान, मुल्तान आदि विजय वो प्राप्त करते हैं। इन स्थानों पे वो विजय प्राप्त करते हैं, यानी साम्राज्य को बढ़ाने की नीति जो है वो 1797 से 18 वर्ष की आयु में चालू करते थे। यहाँ पे 1798 में ही अहमद शाह अब्दाली का पोता आता है जमान शाह, जो पाकिस्तान का अमीर था और वो पंजाब विजय के लिए यहाँ पे आया था। उसने शीघ्र ही लाहौर सहित पंजाब के एक विशाल भाग पर अधिकार कर लिया था। जो जमान शाह था वो दोस्तों पंजाब के एक काफी बड़े एरिया पे उसने आपका अधिकार कर लिया था। तो ये सबसे बड़ा जमान शाह जो था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आपके रंजीत सिंह के। अब हुआ क्या कि उस समय जब जमान शाह यहाँ पे आता है अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान के काबुल से वो बिलोंग करता है। काबुल में क्या होता है कि जमान शाह जैसे ही पंजाब की तरफ आता है तो वहां पे विद्रोह हो जाता है काबुल में, और जैसे ही काबुल में विद्रोह की उसको सूचना मिलती है तो वैसे ही क्या होता है, वापिस चला जाता है। तो एक जो खतरा आपके रंजीत सिंह के लिए था वो ऑटोमेटिकली रंजीत सिंह के लिए खतरा क्या हो जाता है, टल जाता है। कुछ समय के लिए वो खतरा चला जाता है। यहाँ पे जब वो चिनाब नदी को पार करता हुआ काबुल जाता है तो कहा जाता है कि वो 12 तोपे लेके आया था और वो 12 तोपे वहां पे नदी के दलदल में फंस जाती है और नदी के दलदल में फंसी हुई तोपों को वही छोड़ जाता है। जब उसकी बात आपके रंजीत सिंह के साथ होती है तो रंजीत सिंह ने उसको भरोसा दिया कि मैं आपकी जो तोपे हैं वो तोपों को आपके काबुल में पहुंचा दूंगा। तो बाद में रंजीत सिंह पहुंचाते भी है और इसी कारण से जमान शाह जो है वो रंजीत सिंह को लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर देता है, यानी शासक आपका नियुक्त कर देता है। तो कहने का मतलब जिस रंजीत सिंह को जमान शाह के कारण आपकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वही जमान शाह की तोपे उसको पहुंचाने के कारण प्राकृतिक रूप से किसको सहायता मिली थी, प्राकृतिक रूप से जो है उसकी तोपे प्रकृति ने ऐसा किया कि दलदल में फंस गई और जिसके कारण आपका जो रंजीत सिंह था उन्होंने बाद में भेजी और बाद में भेजने के कारण क्या हुआ कि रंजीत सिंह जो है उसको काबुल का शासक उसने घोषित कर दिया। लाहौर का जो शासक है वो आपका घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से लाहौर तक जो है उसका आपका क्या हो गया, आप शासन हो गया। अब रंजीत सिंह को लाहौर पे अधिकार हो गया और जमान शाह ने राजा की उपाधि जो है वो रंजीत सिंह को दे दी थी। इसके बाद दोस्तों 1798 के बाद से 1805 में रंजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। अमृतसर जो भंगी मिसल के अंडर में आता था, हमने देखे थे अलग अलग मिसल के यार अलग अलग एरिया थे, और 1807 में उसने अंबाला और थानेश्वर और नारायणगढ़ और फिरोजपुर पे अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से कंटिन्यूसली जो 1798 के बाद में आपका रंजीत सिंह जो है वो अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, अपने साम्राज्य का एक्सपेंड जो है वो आपका कर रहा था। 1808 में रंजीत सिंह ने सतलज नदी पार करके आपका फरीदकोट, मालेर कोटला और अंबाला को जीत लिया और रंजीत सिंह की महत्वाकांक्षा जो है वो कंपनी सरकार के लिए गंभीर समस्या का रूप धारण कर रही। अब कई सारे क्षेत्र जो जीतने के बाद अंग्रेज जो एक भारत के अंदर निगाह लगा के बैठे थे, उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार से रंजीत सिंह आपका एक्सपेंड कर रहा है, आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इंग्लिश जो सत्ता है उसके लिए ये व्यक्ति खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसके जो एक्सपेंड है उस एक्सपेंड को कैसे रोका जाए, इस पे काम करना आपके अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। और इसी के चक्कर में इन्होंने पंजाब में नेपोलियन के विरुद्ध एक मोर्चा बनाना चाहते थे। पर अब अंग्रेज क्या चाहते थे कि पंजाब में वहां पे नेपोलियन जो था फ्रांस का, उस नेपोलियन के विरुद्ध में क्या कर रहे थे अंग्रेज, अपना एक विरोधी मोर्चा बनाना चाह रहे थे पंजाब में। और इसके कारण रंजीत सिंह जो है वो पूर्व में सतलज से आगे न बढ़ सके, इसलिए अंग्रेजों का मित्र रहकर
बाह्य शत्रुओं के विरुद्ध उनकी सहायता करे, ऐसा अंग्रेज वहां पे चाहते थे। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लॉर्ड मिंटो जो है दोस्तों, वो आपके इस रणजीत सिंह के पास में चार्ल्स मैडकोफ जो है उसको दूत बना के भेजते हैं। और कुछ प्रारंभिक जो कठिनाइयों के उपरांत अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य 1809 में आपके अमृतसर की संधि होती है। इस संधि में कुछ बातें तय हुई, जिसमें 5 महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहला तो यह है कि सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा मान लिया जाए, यानी ये सतलज जो नदी है इससे आगे रणजीत सिंह नहीं जाएगा, यहाँ तक इसका दक्षिणी भाग माना जाए। दूसरा, सतलज के दक्षिणी पूर्व की ओर सिख राज्य अंग्रेजों के संगठन में माने जाए। तीसरी, लुधियाना में अंग्रेजी सेनाएं जो है वो रखी जा सकती है। चौथा, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने सतलज के उत्तर की ओर हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया। इन्होंने कहा कि हम यहाँ से यहाँ आपके उत्तर की ओर कोई हस्तक्षेप आपके राज्य में नहीं करेंगे। रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व राज्यों में हस्तक्षेप, यानी इधर जो है कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, अर्थात पूर्व के राज्य अंग्रेजों के पास चले गए। तो ये आपकी संधि हुई, ये हुई थी अमृतसर की संधि, जो 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य में। और दोस्तों इस लेक्चर में आज बस इतना ही, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये काफी लंबा चैप्टर है अभी आपका, तो इसमें कल हम बात करेंगे इससे आगे की, जो अमृतसर की संधि है उससे आगे की। और बाद में आप देखोगे कई संधियां होती है, और उसके बाद जो आंगल और पंजाब यानी रणजीत सिंह के मध्य आपके युद्ध होते हैं, उन युद्धों की बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुछ बातें